नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्पिंग वर्ब्स यानी ऑक्सिलियरी वर्ब्स। क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स तो सैकड़ों होती है, कहें तो हजारों होती है, इसलिए उन्हें सिलसिलेवार सीखना संभव भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे, अभी बेसिक इंग्लिश कर रहे हैं, उसके बाद हम स्पोकन पर जाएंगे, इंटरमीडिएट और एडवांस इंग्लिश की तरफ जाएंगे। जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, मेन वर्ब्स भी हम उसके साथ साथ सीखते चले जाएंगे। परंतु सहायक क्रियाएं 20-25 ही होती है, संख्या में बहुत कम है और उनके उपयोग बड़े अनूठे हैं और उन्हें याद रखना बहुत आसान है। और चूंकि वो हमें सहायता करती है, इसीलिए सहायक क्रिया कहलाती है ना। तो सहायक क्रियाओं को हम अगर पद्धति से सिलसिलेवार क्रमवार सीख लें तो बहुत आसान हो जाएगा अंग्रेजी सीखना। इसलिए आज हम सबसे पहले विचार करें हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या है इस बात पर। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, हेल्पिंग वर्ब्स वो हैं जो हमारी मुख्य क्रिया को अपनी बात पूरी तरह से कहने में सहायता करती है, यानी कि वो उसके मीनिंग को एक्सटेंड करती है। इसकी परिभाषा भी कुछ इस तरह से दी जाती है, हेल्पिंग वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस बाय एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ब। यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है उसको अपनी बात पूरी तरह से कहने में या उसके अर्थ को आगे बढ़ाने में, उसके अर्थ का विस्तार करने में वो उसकी सहायता करती है। इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझें। होता क्या है कि जैसे हमने एक हेल्पिंग वर्ब ली और देखा कि ये क्या काम कर रही है सेंटेंस के अंदर, तो हमें मालूम पड़ेगा कि या तो वो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने में मदद करती है, या फिर वाक्य को नकारात्मक यानी नेगेटिव बनाने में मदद करती है, या फिर वो उस वाक्य का टेंस बताने में मदद करती है। यानी कि अगर हम किसी क्रिया में यानी मुख्य क्रिया में अगर हम आईएनजी फॉर्म देख लें तो हम समझ जाएंगे कि कंटिन्यूअस टेंस है, परंतु कंटिन्यूअस में प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, ये हम नहीं समझ सकते, और ये समझाने में हमारी सहायता करती है सहायक क्रियाएं। तो सहायक क्रियाएं कई होती हैं, जैसा मैंने आपसे कहा 20-25 सहायक क्रियाएं बहुत ज्यादा उपयोग में आती है, परंतु हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट करके लेंगे। 3-4-5 वीडियोस में आप इन्हें सीखेंगे। अभी सबसे पहले हम ले रहे हैं बी समूह, बी वर्ब के तहत आने वाली इज, एम, आर, वॉज और वर। इन क्रियाओं को हम ले रहे हैं, 5 को आज ले रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज और वर। ऐसे 5 क्रियाओं को आज हम ले रहे हैं और उनके उपयोग देख रहे हैं। अभी मैंने उदाहरण देते समय आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस बनाने में इनका उपयोग होता है। कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर काल, लगातार काल, यानी जब आप कहना चाहें कि कोई चीज सतत निरंतर एक सरीखी चल रही है, लगातार चल रही है, तो उसे बताने के लिए हम मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। गो से गोइंग, कम से कमिंग, रीड से रीडिंग, लाफ से लाफिंग, लर्न से लर्निंग बना लेते हैं, और उसको देख करके हमें लगता है कि हम शायद निरंतरता की बात कर रहे हैं, परंतु वो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर, ये स्पष्ट नहीं हो सकता। एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लर्निंग तो बता रहा है सीख रहा वाली बात, पर हूं ये एम ने बताया, यानी वर्तमान की बात है, ये हमें एम से पता लगा, क्योंकि इज, एम और आर ये वर्तमान के लिए है, वॉज और व ये पास्ट टेंस के लिए है। तो अगर हमने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश तो मतलब निकलेगा मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं मतलब इस समय वर्तमान में। इसी तरह से हमने कहा शी इज डांसिंग, तो इसका मतलब निकलेगा वह नाच रही है, वह नृत्य कर रही है, मतलब इस समय अगर आप जाकर देखें तो वह नृत्य करती हुई मिलेगी, वह नृत्य इस समय कर रही है। ये बताने के लिए हमने कहा शी इज डांसिंग। इसमें डांसिंग जो है वो मुख्य क्रिया है, इज सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब है, और इज हमें बता रही है कि वह नृत्य कर रही है इस समय। इसी तरह से
दे आर सिंगिंग। अब कोई नृत्य कर रहा है तो किसी को गाना भी जरूरी है, तो कौन गा रहा है? 2-4 लोग हैं, वे। हमने कहा दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं। तो इसमें आर, ARE, आर जो आया उसने बताया कि ये काम इस समय यानी वर्तमान काल में चल रहा है। इसी तरह से अगर हम कहें कि द ट्रेन वॉज मूविंग, तो मतलब हुआ कि रेलगाड़ी चल रही थी। वॉज ने बताया कि वो जो निरंतरता थी वो इस समय नहीं, भूतकाल की निरंतरता थी, यानी कोई घटना किसी और समय हो रही थी। अगर मैं कहता आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो मतलब निकलता है कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। पर अगर मैं कहूं आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, तो मतलब निकलेगा इस समय नहीं, किसी और समय में, पास्ट में, भूतकाल में मैं अंग्रेजी सीख रहा था। तो वॉज बताता है, सहायता करता है ये बताने में कि घटना वर्तमान की न होकर के भूतकाल की यानी कि पास्ट टेंस की है। इसी तरह से हम कहें दे वर थिंकिंग, वे लोग सोच रहे थे। दे वर थिंकिंग, वे सोच रहे थे। वे सोच रहे थे, इसमें जो रहा रही रहे वाली, सोच रहा सोच रही, ये वाली बात तो हमें कंटिन्यूटी यानी निरंतरता बता रही। पर जैसे ही हमने कहा वह, तो मतलब हुआ कि इस समय नहीं, भूतकाल में, कल, परसों, बीते हुए समय में, कभी 10 साल पहले वे सोच रहे थे। दे वर थिंकिंग, वे सोच रहे थे। इस तरह से वर ने हमें बताया कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस को बताने के साथ साथ सहायक क्रियाएं हमारी निगेटिव और इंटरोगेटिव यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में भी सहायता करती है। अंग्रेजी में इतना आसान नहीं है वाक्य को निगेटिव बनाना। नॉट लगाने से वाक्य निगेटिव बन जाता है, पर ऐसा नहीं कि नॉट आपने कहीं भी लगा दिया और वाक्य को निगेटिव बना दिया। जैसा कि वाक्य है आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसमें अगर मैं चाहूं कि कहीं भी नॉट लगा दूं, आई नॉट एम लर्निंग इंग्लिश, नहीं चलेगा। मैंने कहा आई एम लर्निंग नॉट इंग्लिश, या मैं कह दूं आई एम लर्निंग इंग्लिश नॉट, ऐसा नहीं चलेगा। उसका स्थान फिक्स है, निश्चित है। सहायक क्रिया ही वो क्रिया है जिसमें नॉट लगाया जा सकता है, यानी कि नॉट को संभालने के लिए, नॉट को होल्ड करने के लिए, नॉट को पकड़ के रखने के लिए हमें एक सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी हिंदी से थोड़ी अलग है, इसलिए हमें सीखना पड़ेगा कि सहायक क्रिया में ही नॉट लग सकता है। इसलिए जैसे हम कहेंगे आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, तो हमारा वाक्य सही हो जाएगा, यानी आई में, लर्निंग में और इंग्लिश में हम नॉट नहीं लगा सकते, परंतु हम एम में नॉट लगा सकते हैं। वाक्य बनेगा आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। जैसा वाक्य था शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। अब आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं इसमें नॉट कहां लगेगा। इसमें नॉट लगेगा इज में, और वाक्य बनेगा शी इज नॉट डांसिंग, वह नहीं नाच रही है, वह नाच नहीं रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसका शॉर्ट फॉर्म है इजंट, यानी आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं शी इज नॉट डांसिंग, और दूसरा शी इजंट डांसिंग। ये इजंट जो है वो इज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका शॉर्टेंड वर्जन है, यानी वो इसका लघु रूप है, छोटा रूप है। इसी तरह से आप देखें दे आर सिंगिंग, इसका अगर आपको निगेटिव बनाना है तो हो जाएगा दे आर नॉट सिंगिंग, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर या अन्य कोई भी सहायक क्रिया हो, उसमें नॉट लगा करके हम वाक्य को सकारात्मक यानी हाँ वाले वाक्य से नकारात्मक यानी ना वाला वाक्य बना सकते हैं। देखिए उन उदाहरणों को फिर से देखें। द ट्रेन वॉज मूविंग, रेलगाड़ी या ट्रेन चल रही थी। मुझे कहना है नहीं चल रही थी, रुकी हुई थी। तो मुझे अगर यह कहना है नहीं चल रही थी तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा द ट्रेन वॉज नॉट मूविंग या द ट्रेन वॉजंट मूविंग। इसी तरह से दे वर थिंकिंग, वे लोग सोच रहे थे। मुझे कहना है वे सोच नहीं रहे थे, तो मैं क्या कहूंगा? दे वर नॉट थिंकिंग। दे
weren't thinking, यानी were में not शॉर्ट फॉर्म बन करके भी लग सकता है और पूरा NOT not भी लगा सकते हैं. They were not thinking, they weren't thinking. ये दोनों ही सही है. तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि इंटरोगेटिव और निगेटिव वाक्य बनाने में, प्रश्नवाचक और नकारात्मक बनाने में ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी सहायता करती है. चलिए अब हम देखें निगेटिव के बाद में किस तरह से वाक्य को इंटरोगेटिव बनाते हैं. इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है. सहायक क्रिया को वाक्य के शुरुआत में रख दिया जाता है. यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो आई हो, शी हो, दे हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, उसके आगे आप इज एम आर जो भी वाक्य में है उसे ला करके आगे खड़ा कर दीजिए. वाक्य बन जाएगा आई एम लर्निंग इंग्लिश की जगह एम आई लर्निंग इंग्लिश, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए अगर लिख रहे हैं तो, और बोल रहे हैं तो थोड़ा टोन राइजिंग कर दीजिए उठाते हुए. एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं. इसी तरह से शी इज डांसिंग में इज को आगे ले आइए, वाक्य बनेगा इज शी डांसिंग, अर्थ निकलेगा क्या वह नृत्य कर रही है. ऐसे ही दे आर सिंगिंग तो हो जाएगा आर दे सिंगिंग, क्या वे गा रहे हैं. द ट्रेन वॉज मूविंग का इंटरोगेटिव होगा वॉज द ट्रेन मूविंग. इसी तरह से दे वर थिंकिंग यानी वे सोच रहे थे का प्रश्नवाचक बनेगा वर दे थिंकिंग, क्या वो सोच रहे थे. लिखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, और बोल रहे हैं तो टोन को राइजिंग यानी उठता हुआ ऐसा टोन बनाना ना भूलें. ये बहुत जरूरी है. अब मैं बताऊं आपको कि अगर कोई वाक्य इंटरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है तो हम क्या करेंगे. ऐसी स्थिति में हम आंट को, इजंट को सीधा आगे ले आएंगे, या फिर नॉट अपनी जगह रहने देंगे, इज एम आर को आगे ले आएंगे. यानी वाक्य ऐसा बन सकता है आई एम लर्निंग इंग्लिश का इंटरोगेटिव निगेटिव होगा या निगेटिव इंटरोगेटिव दोनों मिल करके होगा एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश. इसी तरह से शी इज डांसिंग का निगेटिव इंटरोगेटिव होगा इज शी नॉट डांसिंग. इसी तरह से द ट्रेन वॉज मूविंग का निगेटिव इंटरोगेटिव होगा वॉज द ट्रेन नॉट मूविंग या वॉजंट द ट्रेन मूविंग. और इस तरह से उसका अर्थ निकलेगा कि क्या ट्रेन नहीं चल रही थी. ये है निगेटिव इंटरोगेटिव एक साथ बनाने की पद्धति. आज के लिए इतना ही. नमस्कार. जय हिंद.